जय श्री राम दोस्तों। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के एक और शानदार लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक होने वाला है वो है विटल से क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर रीजन्स। दोस्तों ये टॉपिक बहुत खतरनाक है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अगर इस टॉपिक को आप बुक्स से पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल ही कुछ समझ में आएगा, और अगर समझ में आ भी गया तो वो याद नहीं रहना है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि ये आपको केवल समझ में ही नहीं आएगा बल्कि ये आपको याद भी रह जाएगा। आपको कम से कम रिवीजन करने पड़ेंगे इस टॉपिक को लेकर। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेरी इस पूरी वीडियो को देखना है और वीडियो के बीच कहीं उठ के नहीं जाना है। पानी वानी पीना है, पी लीजिए। ठीक है, पूरी वीडियो खत्म करनी है। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं। दोस्तों बात कुछ ऐसी है, आप सभी को मालूम होगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, और जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो क्लाइमेट है वो हर जगह का वेरी करता है। हर जगह एक जैसा क्लाइमेट नहीं है। कहीं पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, कहीं पर टेम्परेट क्लाइमेट है। ठीक है, तो कहीं पर मॉनसूनल है। ठीक है, कहीं पर ड्राई क्लाइमेट है। तो इसकी वजह से जो हमारी एग्रीकल्चर है उसका टाइप है वो वेरी करता है एक रीजन से दूसरे रीजन पर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई? तो आगे बढ़ते हैं। तो वेरी तो करता है। ठीक है, तो इस जब भी हम किसी चीज की स्टडी कर रहे होते हैं तो प्रॉपर स्टडी स्टडी के लिए हमें चीजों को क्लासिफाई करना पड़ता है। जैसे केमिस्ट्री, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो वहां कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो उन एलिमेंट्स को हमने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई कर दिया था, जिससे क्या हो गया था, चीजें आसान हो गई थी, सिस्टमेटिक हो गई थी। तो उसी तरह से जो हमारे जोग्राफर्स हैं और एग्रीकल्चरलिस्ट हैं उन्होंने ये इस पे काम करना शुरू किया कि क्यों ना ये जितने भी टाइप के एग्रीकल्चर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पाए जाते हैं, तो इनको अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने के लिए हमें इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा, इन्हें रीजन्स में बांटना पड़ेगा। लेकिन रीजन्स में बांटना आसान नहीं था क्योंकि तब इतना रिलायबल डाटा मौजूद नहीं था जिसकी वजह से आप इनको रीजन्स में बांट दें। फिर एंट्री होती है हमारे इस टॉपिक की हीरो की। हीरो कौन? विटल से। विटल से ने पहला साइंटिफिक पेपर विटल से ने पहला साइंटिफिक पेपर बनाया जिसका नाम था वेट विटल से ने पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट किया एग्रीकल्चर रीजन्स को बांटने का, जिसका नाम था मेजर एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द अर्थ, जो कि पब्लिश किस ईयर में किया गया था? 1936। और जिस पेपर में पब्लिश किया गया था वो था एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफर्स। ठीक है, तो यहां तक क्या समझ में आया? विटल से ने पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था किसका? वर्ल्ड में जितने भी एग्रीकल्चर रीजन्स हैं उनका। ठीक है, ये आपको मैप दिख रहा होगा। इस मैप में विटल से ने सारे क्लासिफिकेशन जितने भी एग्रीकल्चर के टाइप्स हैं उनको इसमें मेंशन किया है। ओके दोस्तों, तो विटल से ने कौन कौन से क्राइटेरियाज पर एग्रीकल्चर के रीजन्स डिवाइड किए थे? टोटल 5 क्राइटेरियाज थे दोस्तों, एक एक करके उन्हें डिस्कस करेंगे। तो जो पहला एग्रीकल्चर का जो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे डिवाइड किया था वो है क्रॉप एंड लाइव स्टॉक एसोसिएशन। क्रॉप एंड लाइव स्टॉक एसोसिएशन, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर रीजन में कौन सी क्रॉप उगाई जा रही है। ठीक है, और लाइव स्टॉक का मतलब है एनिमल्स, कौन से एनिमल्स एसोसिएटेड है। ठीक है, ये चीज हो गई। जो दूसरा क्राइटेरिया था वो था लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिटी। लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिटी। दोस्तों जो मैं लिख रहा हूं यही आपके नोट्स हैं, आप मेरे साथ इन्हें लिखते जाइए। ठीक है, और यही आपके नोट्स हैं, अल्टीमेट इन्हीं से आपको पढ़ना है। ओके दोस्तों, तो क्या है लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिटी? इसका मतलब क्या है? लेबर मतलब लोग, कितने ज्यादा लोग उस एग्रीकल्चर में जुड़ रहे हैं, कितने ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, और कैपिटल का मतलब क्या है? कितना ज्यादा कैपिटल उसमें यूज हो रहा है, रिसोर्स, पैसे, ये सब। ठीक है, जो तीसरा क्राइटेरिया है दोस्तों वो है आपका प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, अब एग्रीकल्चर हो रहा है तो जो आप फसल उगा रहे हो या जो भी आप क्या कहते हैं
अगर लाइव स्टॉक के बेसिस पे आपकी एग्रीकल्चर है तो वहां पर प्रोडक्टिविटी कितनी है, कितनी ज्यादा पैदावार है उस चीज की, ये भी एक क्राइटेरिया है। जो चौथा क्राइटेरिया है दोस्तों वो है कंजम्पशन पैटर्न। कंजम्पशन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन। अब जो प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों, ठीक है, जो भी क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, या कोई एनिमल प्रोडक्ट है, तो उसको यूज कौन कर रहा है, उसे कंज्यूम कौन कर रहा है। ये दो चीजें हो सकती हैं। या तो आप केवल फैमिली पर्पसेस के लिए उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपकी केवल फैमिली वगैरह खा पा रही है उस चीज को, ठीक है, या आप मार्केट पर्पसेस के लिए कर रहे हैं कि आपको ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना है, ठीक है। ये हो गया कंजम्पशन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन। पांचवा जो क्राइटेरिया है दोस्तों वो है मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज्ड। इट मींस जो भी एग्रीकल्चर हो रहा है उसमें कौन कौन से मेथड यूज हो रहे हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज हो रही हैं, इस बारे में। अब इन 5 क्राइटेरिया को लेकर जो विटलसे हैं उन्होंने टोटल 13 क्लासिफिकेशन दिए एग्रीकल्चर टाइप के। टोटल एग्रीकल्चर रीजन बताए कितने, 13। एक एक करके सबको पढ़ेंगे। और दोस्तों जो भी हम उसमें पढ़ेंगे हम इन्हीं 5 क्राइटेरिया को लेकर चलेंगे। समझ में आ गया दोस्तों। इन्हीं क्राइटेरिया के बेसिस पे हम सारे एग्रीकल्चर के टाइप है वो सारे पढ़ लेंगे, जितने भी एग्रीकल्चर रीजन है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं अपने सबसे पहले एग्रीकल्चर रीजंस। पहला है दोस्तों हमारा नोमैडिक हर्डिंग। इसका क्या मतलब है, जैसा आपको दिख रहा है ना, इसमें ये जो इंसान है ये, और ये दूसरा ये दिख रहा है ना छुटकू, ये, इन्हें हम कहते हैं नोमैड्स। इस टाइप की एग्रीकल्चर में क्या होता है, ये जो नोमैड्स हैं, ये जो लोग हैं, ये अपने कैटल्स को, अपने एनिमल्स को ग्रेज करवाते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है ये लैंड है, ठीक है, ये इनको ले जाते हैं और इनसे वो जो भी घास वगैरह होती है वो चरवाते हैं, ठीक है, एनिमल ग्रेजिंग कहते हैं जैसे, ठीक है। और ये एक जगह से दूसरी जगह सीजनल मूव करते हैं। आज किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर है, वहां की जितनी भी जब घास खत्म हो जाएगी तो ये वहां से माइग्रेट करके किसी और रीजन में चले जाएंगे, किसी और लोकेशन पर चले जाएंगे, फिर वहां पर ये ग्रेजिंग करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं इस एग्रीकल्चर में। अब हम इन्हें जो हमारे अबव मेंशन 5 क्राइटेरिया थे उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो हमारा पहला है वो है आपका, क्या था बताओ बताओ जल्दी बताओ, पहला क्राइटेरिया क्या था, क्रॉप एंड लाइव स्टॉक एसोसिएशन। ये था हमारा पहला क्राइटेरिया। अब जैसा कि मैंने इसमें बताया कि यहां पर सारा मामला जो है ये जानवरों का है, ठीक है, ये ग्रेस करते हैं, ठीक है। तो और ये कोई फसल तो पैदा कर नहीं रहे हैं, क्रॉप तो रेस कर नहीं रहे हैं, तो यहां पर दे डिडंट रेज क्रॉप, फसल नहीं उगाते, ये अपने जानवरों को लेकर इधर से उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है। और जो लाइव स्टॉक है उसमें क्या होता है, ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं दोस्तों। ग्रेजिंग एनिमल्स सच एज गोट हो गई, शीप हो गई, एटसेट्रा। इस पर्टिकुलर इमेज में दिख रहे होंगे, ये देखो, ये देखो, ये प्यारी प्यारी सी, ठीक है, ये जितने भी जानवर दिख रहे हैं ना, तो आप इस इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हो रहा है उस एग्रीकल्चर में, ठीक है। क्रॉप रेज नहीं हो रही है, लाइव स्टॉक कौन सा है, जितने भी ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गोट, शीप एटसेट्रा, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अरे बता दो यार, लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिटी, ये था हमारा दूसरा क्राइटेरिया। अब दोस्तों लेबर, इसमें आपको कितनी लेबर दिख रही है काम करते हुए, ये एक आदमी है और ये एक इसका शायद बेटा हो सकता है, मुझे नहीं पता कौन होगा, ठीक है, तो ये बेटा मान लेते हैं इसमें। तो ज्यादा लेबर इंटेंसिटी तो है नहीं, तो लेबर कितनी है, लो, लेबर इंटेंसिटी इज लो
एंड कैपिटल इंटेंसिटी इज ऑल्सो लो। अब इन्हें कौन से इसमें पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं या रिसोर्स खर्च करने पड़ रहे हैं? जानवर है, लेके निकल गए ग्रेजिंग कराने, ठीक है, कहां चल रहे हैं जानवर, ठीक है। तो लेबर और कैपिटल इंटेंसिटी क्या है? लो। और आई कैन से एक्चुअली वेरी लो, ठीक है, बहुत ज्यादा ही कम होती है, इवन ना के बराबर, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब आते हैं तीसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया क्या था? बताओ बताओ, चेक करो यार। प्रोडक्टिविटी। कौन सा था? प्रोडक्टिविटी। पैदावार कितनी हो रही है? क्या पैदा कर रहे हो तुम? अरे इसमें कुछ पैदा ही नहीं कर रहे ना, तो पैदावार क्या होगी? लो प्रोडक्टिविटी। क्योंकि बस जो जानवर हैं वो थोड़ा सा दूध दे देते हैं, उसके भरोसे हम जी रहे हैं। इनका यही हाल होता है, ये जो नोमैड्स होते हैं ना, ये इन जानवर को ग्रेजिंग कराते हैं, फिर उनसे जो भी दूध वगैरह मिलता है उससे जीते हैं, या फिर इनको मतलब मीट खाते हैं, जो भी चीज है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे क्या हो गई? लो। चौथा क्या था? कंजम्पशन। आगे आगे बताओ, आगे बताओ। कंजम्पशन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन। कंजम्पशन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन। अब कौन कंज्यूम कर रहा है? ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे कौन कंज्यूम करेगा? क्या ये मार्केट में बेचेंगे? ऑब्वियसली नॉट। ये केवल अपनी फैमिली पर्पसेस के लिए करते हैं, ठीक है, फैमिली नीड के लिए, और आई कैन से पर्पसेस। और किस तरह की नीड्स? नीड्स लाइक क्लोथिंग, जो शीप होती है ना, उससे क्लोथिंग का जुगाड़ हो जाता है इनका। शेल्टर एंड रिक्रिएशन, मौज मस्ती कर लेते हैं। क्या गरीब लोगों का बढ़िया है, ऐसे लोगों का, क्योंकि ज्यादा इनके झंझट नहीं होता, अपनी मौज मौज करते हैं, जैसे ट्राइब्स में होता है। ट्राइब्स मजे में रहती हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। लास्ट क्या है दोस्तों? लास्ट है आपका मेथड्स एंड टेक्निक्स। मेथड्स एंड, हाँ, इसमें क्या होगा? इसमें जो मेथड होता है दोस्तों वो है ट्रांसह्यूमेंस। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा ये ट्रांसह्यूमेंस क्या है, अब समझ में आएगा। जैसे मैंने बताया था ना, ये लोग अपने एनिमल्स को लेकर ग्रेजिंग के लिए निकल पड़ते हैं, ठीक है। इनके एनिमल्स घास चढ़ते हुए चलते रहते हैं, ठीक है, और सीजनल माइग्रेट करते हैं। एक सीजन से, एक सीजन अगर यहाँ है तो दूसरे सीजन में वहां मिलेंगे, लोकेशन चेंज करते रहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे घास खत्म हो गई, ठीक है, अब कहीं और बरसात हो रही है, फिर वहां घास हो गई तो वहां निकल जाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है? ट्रांसह्यूमेंस होता है मूविंग लाइफ स्टॉक। लाइव स्टॉक यही सब जानवर, मूविंग लाइफ स्टॉक फ्रॉम वन प्लेस टू another सीजनली। ट्रांसह्यूमेंस ये हो गया, ठीक है। और जो दूसरा मेथड होता है दोस्तों वो होता है रोटेशनल ग्रेजिंग। कौन सा? रोटेशनल ग्रेज। ये आपको समझ गया दोस्तों। इसी तरह हम सारे जितने भी एग्रीकल्चर रीजन है ना उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है, इसी तरह क्राइटेरिया में डिवाइड करके। इससे क्या होता है, चीजों को याद रखना इजी हो जाता है, और मैंने इसी तरह से चीजों को सिस्टमेटाइज किया है। ओके, ये तो हो गया क्राइटेरिया। अब इनकी देखेंगे लोकेशन। ये जो नोमैडिक हर्डिंग है, जो ये एग्रीकल्चर का टाइप है, ये कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो आ जाओ सबसे ऊपर आ जाओ, ये रहा। ये जो आपको ब्लू ब्लू एरिया दिख रहा है, ये जो ब्लू ब्लू ब्लू, ये वाला एरिया, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये जो ब्लू एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, ये ये यहाँ पर, इस टाइप का जो एग्रीकल्चर रीजन है वो यहाँ पर पाया जाता है। ये कौन सा एरिया है? ये है सहारन एरिया, सहारा डेजर्ट है ना यहाँ, ठीक है। और ये क्या है? सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ओके दोस्तों, यहां पर क्या पाया जाता है? नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। ये उसकी हो गई लोकेशन। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों आपको?
कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जो हमारा नेक्स्ट एग्रीकल्चर रीजन है, ठीक है, वो है लाइफ स्टॉक रेंचिंग। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, इसका जो दूसरा नाम है दोस्तों, वो है कमर्शियल ग्रेजिंग। जैसा कि हमने पहले देखा कि नोमैडिक हर्डिंग में जो ग्रेजिंग की जाती थी वो अपने सेल्फ यूज के लिए होती थी, ठीक है, फैमिली पर्पसेस के लिए। लेकिन यहां पर जो ग्रेजिंग कराई जाती है वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए की जाती है, ठीक है। और इसमें इस टाइप की एग्रीकल्चर में क्या होता है दोस्तों कि बड़े बड़े टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं। कौन से ग्रासलैंड्स? टेम्परेट ग्रासलैंड्स। आपको इस पिक्चर में दिख भी रहा होगा, दूर दूर तक टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, ये दिख रहा है दूर दूर तक बड़े बड़े ग्रासलैंड्स। और इन ग्रासलैंड्स में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लाइफ स्टॉक जो दिख रहा है आपको, ये जितनी भी गाय वगैरह बीफ वगैरह जितने भी दिख रहे हैं, ये इनकी ग्रेजिंग कराई जाती है इनके थ्रू, ठीक है, और बड़े पैमाने में कराई जाती है। और इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स में परमानेंट रेंचेस बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? परमानेंट रेंचेस। और इन रेंचेस में लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स को रखा जाता है, लाइक शीप, गोट एंड हॉर्सेस। लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स रखे जाते हैं, शीप रखी जाती हैं, गोट रखे जाते हैं और हॉर्सेस रखे जाते हैं। जैसे आपको ये सेकंड पिक्चर में दिख रहा है, ये जो ये एरिया दिख रहा है, ये होता है आपका परमानेंट रेंचेस, ठीक है। और यहां पर इन सभी जानवरों को रखा जाता है, ठीक है, और यहां पर इनकी देखभाल की जाती है और सब कुछ यहीं पर होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा इनका ब्रीफ कि क्या होता है एक्चुअल में लाइव स्टॉक रेंचिंग, ठीक है। कमर्शियल पर्पसेस के लिए ग्रेजिंग कराई जाती है और टेम्परेट ग्रासलैंड्स में इनके लिए परमानेंट रेंचेस बनाए जाते हैं, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स को रखा जाता है, शीप्स को रखा जाता है, गोट को रखा जाता है, हॉर्सेस को रखा जाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब उन्हीं 5 क्राइटेरिया को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता चल गया पहला क्राइटेरिया क्या है, बता दो दोस्तों, क्या है क्या है क्या है? क्रॉप एंड लाइव स्टॉक एसोसिएशन। हाँ, अब बताओ, क्रॉप तो इसमें भी रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सो दे डिडंट रेस क्रॉप। ओके। एंड सेकेंडली, यहां पर जो लाइव स्टॉक है वो बहुत ज्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ कैटल शीप्स वगैरह को यहां पर रखा जाता है। वही जो मैंने पहले लिखा था, लार्ज नंबर ऑफ, साथ में लिखिए मेरे, लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स, sheep, goats and horses are kept. ओके दोस्तों, पहला क्राइटेरिया समझ में आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है दोस्तों, वो है लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिटी। सेम क्राइटेरिया चलेंगे, लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिटी। अब यहां पर जो लेबर यूज होता है दोस्तों और जो कैपिटल इंटेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, हाई इंटेंसिटी, क्योंकि कमर्शियल पर्पसेस के लिए किया जा रहा होता है। तो काफी रिसोर्स यूज की जाते हैं, ठीक है, मनी यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि कमर्शियल पर्पसेस के लिए हो रहा होता है ये सब। क्योंकि जो भी मिल्क आ रहा है, ठीक है, उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अमूल दूध पीता है इंडिया, मीट जो कि डिस्ट्रीब्यूट, मीट मतलब वो कमर्शियलाइज्ड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के पर्पसेस के लिए हाई इंटेंसिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिटी लगती है, ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आ गया। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वो है, सॉरी क्लासिफिकेशन नहीं, नेक्स्ट क्राइटेरिया वो कौन है? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हाई,
हाई प्रोडक्टिविटी होती है दोस्तों, क्योंकि कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे होते तो ज्यादा पैदावार करते हैं। ठीक है, जो भी इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क हो गया, मीट हो गया, वट एवर इट इज। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी हो गई हाई। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? कंजम्पशन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन। ये हम सबको पता है, फॉर कमर्शियल पर्पसेस। ठीक है, फॉर कमर्शियल पर्पसेस, फैमिली के लिए नहीं होता, कमर्शियल पर्पसेस के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, और मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी दोस्तों क्या हो रहा है? ठीक है, हम जितने भी एग्रीकल्चरल रीजन हैं उनको कुछ क्राइटेरियाज पे डिवाइड कर रहे हैं, वहां पे किस टाइप की एग्रीकल्चर होती है, ठीक है, किस टाइप का एग्रीकल्चर है वहां। तो ये हो गया फोर्थ। लास्ट क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? मेथड्स एंड टेक्निक्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज्ड। यहां पर जो मेथड्स और टेक्निक यूज किए जाते हैं दोस्तों, वो है कि इन्हें साइंटिफिकली मैनेज किया जाता है, ट्रेडिशनल टूल्स नहीं, जितने भी क्योंकि कमर्शियल पर्पसेस के लिए तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे मेथड्स यूज किए जाते हैं, तो साइंटिफिकली मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, और ब्रांडिंग की जाती है दोस्तों, ब्रांडिंग इन द सेंस जैसे जो भी हॉर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो भी काव वगैरह होते हैं, उन्हें ब्रांड, उसमें अपनी ब्रांड का वो धब्बा लगा दिया जाता है कि हाँ ऐसे सब कुछ है। ठीक है, और जितने भी टूल्स वगैरह यूज होते हैं वो सारे मतलब बहुत आधुनिक टूल्स होते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा मॉडर्न टूल्स। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब जो लास्ट चीज हमें देखनी है वो है लोकेशन। लोकेशन कौन सी है इनकी? लोकेशन जो है दोस्तों इनकी, वो ये जो पाए जाते हैं अमेरिकाज में। ठीक है, ये जो पीला पीला दिख रहा है ना, रुको रुको, लेट मी शो यू। हाँ, ये जो पीला पीला दिख रहा है, ये 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 हो गया आपका ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पर साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये हो गया आपका अफ्रीका में, अफ्रीका में ये वाला एरिया। ठीक है, इसे रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका कहते हैं इस एरिया को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इन इन जगहों पर ये यहाँ पर यूज होते हैं। ठीक है, और एक और मेन एरिया ये जो दिख रहा है ना, ये छोटा सा, ये है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, यहाँ पर भी ये इस तरह के मतलब एग्रीकल्चर वो प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेट दोस्तों, ये जो साउथ ईस्ट लिख दिया है ना मैंने, ये साउथ ईस्ट नहीं होगा, ये एक्चुअली होगा साउथ वेस्ट एशिया। वो गलती से साउथ ईस्ट लिख गया, ये साउथ वेस्ट एशिया होगा दोस्तों। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दोस्तों, वो है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कौन सा कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसको, इसका जो दूसरा नाम है दोस्तों वो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसका ये दूसरा नाम भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे आपको ये दो इमेजेस दिख रही होंगी, इसमें क्या होता है कि फॉरेस्ट एरिया होता है, उसके किसी पैच में, ठीक है, उस पैच को मतलब टारगेट किया जाता है, और वहां पर जो भी पेड़ वगैरह होते हैं, जो भी ट्रीज वगैरह होते हैं, उन्हें तो पहले कट किया जाता है। ठीक है, उन्हें कट करने के बाद, उन्हें जड़ से उखाड़ने के बाद, जो वहां की जो घास वगैरह होती है और वैसी जो श्रब्स वगैरह होती हैं, उन्हें जला दिया जाता है। ये आपको दिख रहा है? जैसे ये एक पैच है, ये पूरा एक जंगल है, उसका एक पैच लिया,
वहां पर जलाया गया, ठीक है, और उसका जो ये पेड़ बचे इनको काट दिया गया। ये अम्मा जी काट रही ना, ये देखो ये काट रही है। हाँ, तो फिर इनको काट के और उस लैंड को फार्मिंग के लिए सुइटेबल बनाया जाता है इस तरह से, ठीक है। इसलिए इसका जो नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। बर्न मतलब जलाना, स्लैश मतलब, ठीक है, समझ गए आप। जैसे ये काटा और ये यहाँ पर जलाया, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो इसमें जो होता है वही जो हमारे क्राइटेरियाज हैं उनको लेकर पढ़ेंगे हम। जो हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है बताओ, अब तो याद आ गया होगा, क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक एसोसिएशन। क्रॉप कौन सी उगाई जाती है दोस्तों, मैं बता रहा हूं। यहां पर जो क्रॉप उगाई जाती है वो है क्रॉप सच एज राइस, मेज, मिलेट, बीन्स एंड सम वेजिटेबल लाइक सोयाबीन। लाइक सोयाबीन। ओके दोस्तों, ये होता है यहाँ पे क्रॉप। लाइव स्टॉक एसोसिएशन ना के ही बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी होती है क्रॉप रेस की जाती है यहाँ पर, ठीक है, दे रोज क्रॉप। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या था दोस्तों, लेबर एंड, आपको ये याद हो जाएगा, डोंट वरी, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे आपको ये रट जाएंगे कि कौन कौन से क्राइटेरिया थे। लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिटी, आप मुझे बताइए लेबर और कैपिटल इंटेंसिटी क्या होगी, क्या कम होगी या बहुत ज्यादा होगी। आई थिंक लो टू मीडियम होगी, ठीक है, लो टू मीडियम होगी। किसकी, कैपिटल की। और जो लेबर है, लेबर के लिए जो इंटेंसिटी होगी वो मीडियम टू हाई होगी। मीडियम टू हाई किसके लिए, लेबर के लिए, क्योंकि इस तरह के एग्रीकल्चर में जो लेबर होता है उसका बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत सारे लोगों को लगना पड़ता है, ठीक है, इस टाइप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, कंजम्पशन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन। कंजम्पशन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, कौन कंज्यूम करता है, मोस्टली फॉर फैमिली पर्पसेस, ठीक है। लेकिन अगर पहले ये फैमिली ने यूज कर लिया, अगर थोड़ा सा बच गया कुछ, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट बच गया, अगर सरप्लस बच जाता है तो उसको एक्सचेंज कर लिया जाता है या फिर सोल्ड कर दिया जाता है इन नेबर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, नेबर्ड मार्केट्स। पहले तो फैमिली ने यूज कर लिया, एक बार फैमिली ने यूज कर लिया, उसके बाद कुछ बच गया, अब उसका क्या करें, तो उसको जो आसपास के मार्केट होते हैं उसमें सेल कर दिया जाता है, कुछ पैसे वगैरह आ जाते हैं, उससे घर वगैरह चल जाता है। समझ में आ गया। और जो लास्ट क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज्ड, कौन कौन सी मेथड्स एंड टेक्निक यूज की जाती हैं इस टाइप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो पहला मेथड है वो है स्लैश एंड बर्न, ठीक है, स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ फील्ड। फील्ड को रोटेट किया जाता है, जैसे आज यहाँ पर वो कुछ प्रैक्टिस की गई, ठीक है, यहाँ पे वो फॉरेस्ट लैंड चलाया गया, यहाँ पे फसल उगाई गई, फिर उसके बाद
कोई और लोकेशन मतलब मार्क की जाएगी, फिर वहां पर जलाए जाएंगे, वहां पर कटिंग की जाएगी, उस लैंड को सुइटेबल बनाया जाएगा एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो रोटेशन होता रहता है, आज यहाँ पर तो कल वहां पर। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास, सॉरी कौन सी क्लासिफिकेशन है ये, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये भी अब हमने देख ली। तो अब इसे लोकेशन पे देखेंगे कि ये कहां पर पाई जाती है। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि इसको याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूं मैं। जैसे मैंने क्या बताया, फॉरेस्ट एरिया को क्लीन करके एग्रीकल्चर परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो जहां पर ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट होंगे वहां इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सबसे सुइटेबल जो लोकेशन है, जो रीजन है इसके लिए, वो तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसकी सबसे सुइटेबल जगह है जहां पर ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। ये आपको दिख रहा है, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एमेजॉन फॉरेस्ट। तो यहां पर ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। वैसे सिमिलरली अफ्रीका में ये वाला एरिया दिख रहा है, कॉन्गो फॉरेस्ट, यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है। तो जहां पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है वहां पर मतलब इस तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना आसान है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है तो बहुत सी जगह है हमारे पास। ठीक है, और फिर आता है ये जो ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये इंडोनेशियन आइलैंड वगैरह। ठीक है, यहाँ पर भी काफी प्रैक्टिस किया जाता है। ओके दोस्तों, तो ये हो गई इसकी लोकेशन। समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम किस पे बढ़ेंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ओके दोस्तों, कौन सी। अब दोस्तों इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में भी दो टाइप है। पहला, जहां पर पैडी डोमिनेंस करती है, दैट इज राइस डोमिनेंस करती है। दूसरा, जहां पर राइस डोमिनेंस नहीं करती है। तो पहले जो हम पढ़ेंगे वो होगी इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग विद राइस डोमिनेंस। ठीक है, और इसको समझाने के लिए मुझे ज्यादा दिमाग नहीं मारने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में इसी टाइप की एग्रीकल्चर परफॉर्म की जाती है। ठीक है, इसी टाइप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। आपको दिख रहा है ना, ये देखो, ये क्रॉप उगाई जा रही है, इतने सारे लोग लग रहे हैं, गांव के दिन याद आ गए होंगे इसे तो देखकर। ठीक है, ये दूसरा फोटो देखो, इसे देखकर तो भाई ये यादें ताजा हो गई होंगी, वो गांव की मेड़ें। ठीक है, खेतों की मेड़ें। ठीक है, तो ये इस टाइप की जो फार्मिंग है ये हमारे इंडिया में ही प्रैक्टिस की जाती है, तो यहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो डायरेक्ट 5 क्राइटेरियाज को लेकर हम जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो जो पहला क्राइटेरिया है वो क्या है, वो है हमारा क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक एसोसिएशन। किस किस तरह की क्रॉप उगाई जाती है, जैसे मैंने बोला है पैडी डोमिनेंस है। ठीक है, तो ज्यादातर पैडी उगाई जाती है। ठीक है, पैडी रेस की जाती है मोस्टली। और जैसे ही ड्राई सीजन आता है तो ड्राई सीजन में कुछ और क्रॉप्स उगाई जाती हैं, अदर क्रॉप सच एज, बताओ बताओ अगर किसी को पता है तो। अरे हमारे इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है भाई, इतना तो मालूम होगा सबको। ठीक है, लाइक शुगर केन, टोबैको, फाइबर्स सच एज, फाइबर क्रॉप सच एज जूट। ठीक है, ये हो गई हमारी क्रॉप। सेकंड क्राइटेरिया क्या था, लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिटी। लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिटी। ओके दोस्तों, तो यहां पर क्या है, जो लेबर होती है वो काफी होती है। ठीक है, लेबर जनरली मीडियम टू हाई होती है, और सेम गोज टू कैपिटल ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि जो क्रॉप्स होती है ना दोस्तों, क्रॉप्स आर रेस्ड फॉर
फैमिली as well as market purposes. Sorry. ठीक है, जैसे आपके अगर गांव में हैं लोग, तो वहां आपको पता होगा सबसे पहले तो अगर गांव में फसल उगाई, ठीक है, तो सबसे पहले कौन रहता है, जो आपके मतलब जिन्होंने फसल उगाई है फैमिली पर्पसेस के लिए। फिर उसके बाद मार्केट में सेल किया जाता है जो भी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आया आपका नेक्स्ट कौन सा होता है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज जनरली हाई बिकॉज डबल और ट्रिपल क्रॉपिंग इज प्रैक्टिस्ड। ठीक है, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो जनरली हाई होती है क्योंकि एक ही साल में 2 से 3 बार मतलब क्रॉप उगाई जाती है। ठीक है, ये चीज हो गया। और दूसरी जो चीज है वो है कि सेवरल क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन सेम लैंड। एक ही लैंड पे अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स उगाई जाती है विद इन अ ईयर। ठीक है, एक साल के अंदर। ओके, ये मैंने लिखा है, ये लिख लेना। ठीक है, क्योंकि आंसर्स में ये काफी हेल्पफुल रहेगा। फिर उसके बाद कौन सा क्राइटेरिया है, कंजम्पशन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन। कौन कंज्यूम करता है, जैसा मैंने बताया, फैमिली प्लस प्लस मार्केट। ठीक है दोस्तों, फैमिली और मार्केट पर्पसेस के लिए। इसके बाद है जो लास्ट क्राइटेरिया है वो है मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज्ड। तो कौन कौन से मेथड्स एंड टेक्निक यूज की जाती है, बताओ बताओ। यूजिंग हाइब्रिड राइस, जैसा मैंने बताया कि राइस डोमिनेट करती है, और जो राइस होती है ना ज्यादा पैदावार के लिए हाइब्रिड राइस को यूज किया जाता है। ठीक है, और जो दूसरी चीज है वो है फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी लोकेशन। लोकेशन एक तो हमारा भारत ही है, एक तो हमारा इंडिया ही है। अब इंडिया का कौन सा हिस्सा है, इंडिया भी छोटा मोटा थोड़ी है, अरे बड़ा देश है हमारा। ठीक है, तो ये आपको हिस्सा दिख रहा है, ये रुको रुको, अब रुको रुको, कलर चेंज कर लूं मैं। यहाँ पर कौन सा करें, आप बताओ दोस्तों, कौन सा कलर करें। यहाँ पर रहेगा ये वाला। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया बिहार वगैरह के एरिया। आपने सुना होगा ना, बिहार में चावल ज्यादा खाते हैं क्योंकि वहां पे चावल ज्यादा उगाते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, और ये चाइना का दिख रहा है ना, ये चाइना, ये वाला एरिया चाइना का, इस रीजन में, इन रीजन में ये वाली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है दोस्तों। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, जापान में भी ये इस तरह की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, इस तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ये देखो ये रहा जापान। ठीक है, और इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह। ठीक है, तो यहां पर भी इस तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। तो ये वाला क्लासिफिकेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब तक हमने कौन कौन से कर लिए, जो पहला है नोमैडिक हर्डिंग, सेकंड लाइव स्टॉक रेंचिंग, थर्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फोर्थ कौन सा, ये जो भी हमने पढ़ा है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग विद राइस डोमिनेंस। तो जो लास्ट है जो दोस्तों हमारा
उसमें हमें पढ़ना है विथ, जहां पर राइस डोमिनेट नहीं करेगी। ठीक है, जो हमारा फिफ्थ है, और वेट, जो हमारा फिफ्थ है वो है इंटेंसिव इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग विदाउट राइस डोमिनेंस। दोस्तों बाकी सारी चीजें तो सेम ही इसमें रहेंगी, बस जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा इस चीज का, वेट। हाँ, जो डिफरेंस आ जाएगा वो ये है कि राइस की जगह पे बाकी ज्यादा क्रॉप्स उगाई जाएंगी, राइस डोमिनेट नहीं करेगी। जैसे व्हीट हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है, और आपका हो गया बार्ले हो गया, सोरगम हो गया, सोरगम हो गया। तो इस तरह की क्रॉप ज्यादा उगाई जाती हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ राइस। ठीक है, राइस यहाँ पर डोमिनेट नहीं करता है, इस तरह की क्रॉप्स यहाँ पर ज्यादा उगाई जाती है। और जो उसकी लोकेशन है, अगर मैं लोकेशन आपको मैप पे दिखाऊं, तो लोकेशन है जो इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया है ना दोस्तों, ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, और चाइना का इंटीरियर पार्ट, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ी हो चुकी है। आज हमने टोटल 13 क्लासिफिकेशन है, जिनमें से 5 आज कर लिए हैं, और जो 8 हैं वो हम कल कल दूसरी कल वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है आई थिंक। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है या कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा।